हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज है हमारा डीआई सीरीज़ का डे 13। ठीक है, ये हमारा पहला सेट है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं हम लोग अच्छे से। लाइन ग्राफ चल रहा है हम लोगों का। ठीक है, देखिए ये रहा। इसमें बोला द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ स्टूडेंट्स। ब्रेकअप लिखा कुछ और है, चलो। परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन डीपीएस लखनऊ फ्रॉम क्लास 6th to 10th इन द ईयर 2029। ठीक है, ओ सॉरी 2019। ठीक है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं हिंदी में। निम्नलिखित रेखा ग्राफ वर्ष 2019 में क्लास 6th से 10th तक डीपीएस लखनऊ में पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत विभाजन दर्शाता है। समझ गए आप लोग। चलिए इस ग्राफ को समझते हैं हम लोग। बस ग्राफ को ना आप लोग इतनी आदत डाल लो कि ग्राफ को ईजिली समझ सको। ठीक है, टाइम ना लगे समझने में। इसमें क्या दे रखा है देखो, और हाँ इसमें एक नोट भी दे रखा है। नोट है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 2200, मतलब 2200। ठीक है, 2200। तो यानी टोटल जो स्टूडेंट दे रखे हैं वो वहाँ पे लिख लेते हैं 2200 हैं। समझ गए। स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2200 है। ठीक है, अब इस ग्राफ को समझते हैं हम लोग। ग्राफ में क्या दे रखा है, चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है 0 से 10, 20, 30, 40। ठीक है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10th। समझ गया। ये देखो क्लास 6 यहाँ पे ये रहा डॉट, 7th का ये रहा डॉट, 8th का ये रहा, 9th का ये रहा, 10th का ये रहा। दिख रहा होगा, विजिबल होगा ना। अब एक चीज़ देखो, यहाँ 0 से 10 है और बीच में लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 5 है। यानी कि एक लाइन दो नंबर को प्रेजेंट कर रही है। यानी कि यहाँ पे हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10, क्योंकि ये तो 0 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसको मत देखो, यहाँ से देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, फिर 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। यानी एक लाइन दो नंबर को प्रेजेंट कर रही है। समझ गए आप लोग। चलिए, और उसने हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये जो पॉइंट है ना, ये परसेंटेज हैं। ठीक है, नंबर्स नहीं है, स्टूडेंट्स के नंबर नहीं है, परसेंटेज दे रखा है हम लोग। ऊपर बोल रखा है देखो, प्रतिशत विभाजन दर्शाता है। ठीक है, प्रतिशत में दे रखा है। यानी कि क्लास 6th में ये 20 पे है, यानी 20% है ये। और क्लास 7th में ये कितना है 30, और ये कितना है 32, और ये कितना है 30 32, और ये 34। अब एक चीज़ और देखना है, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट ना इस वाली लाइन पे है ना इस वाली लाइन पे बीच में है, और एक लाइन हम जानते हैं 2 नंबर की है। तो जब बीच में होगा तो एक है वो। देखो यहाँ से यहाँ जाने में 2 बढ़ा, यहाँ से यहाँ जाने में 2, लेकिन ये ना ऊपर नहीं गया पूरा, 2 बढ़ जाता ऊपर जाता तो, लेकिन बीच में इसका मतलब 1 बढ़ा है ना। तो ये कितना 30 था, 32 2 34, और एक ये 35, तो ये 35% हो जाएगा। ठीक है, एंड इसको देखते हैं 8th में कितना है। 8th में यहाँ पे 10 है, 2 12 2 14, एक ये पॉइंट है ना, क्योंकि ये बिल्कुल लाइन पे नहीं है, लाइन के बीच में है, तो यहाँ पे 1 होगा, तो ये 15% हो जाएगा। ये हमारा कितना है 20, यानी तो 18% हो जाएगा। ये 10 तो 12% हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले सेट में हम लोगों को एक टेबल बनानी ही पड़ेगी। ये सारे परसेंटेज अलग लिख लेंगे, फिर जो हमें 2200 दे रखा है उसके नंबर्स अलग निकाल लेंगे स्टूडेंट्स के। ठीक है, क्लास मैंने लिख ली है 6 7 8 9 10th। परसेंटेज लिख लेते हैं। 6th में कितनी परसेंटेज है, यहाँ पर है 20% है, 20% लिख लो। 7th में कितनी है 30, यानी 35% है। 8th में कितनी है 10, यानी 15% है। 9th में कितनी है 18%। 10th में कितनी है ये 12%। ठीक है, अब जो मैंने लिखा ना इतनी ही स्पीड से आप लोगों को लिखना। आपको बस इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि लाइन ग्राफ देख कर समझ जाओ कि कहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जब उसने बोला परसेंटेज में है तो ये नहीं देखना पड़ रहा है कि आपको एक एक गिनना पड़ रहा है। बस पहले ये नज़र डाल लो कि एक लाइन अगर 0 से 10, यानी एक लाइन दो नंबर को प्रेजेंट कर रही है बस। उसके बाद सीधा 20 देखा, 20 पे है। सीधा हमने ये देखा कि 30 के ऊपर 1 2 3, यानी 5 होगा ये। सीधा देखा यहाँ पे तो ये 20 से कम है, या फिर यहाँ से देखो 10 से तो ज़्यादा है तो 15, 2 और एक लाइन 15। सीधा देखा यहाँ पे 20 से 1 कम है, यानी 18। सीधा देखा यहाँ पे 10 से 2 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 12। इस तरीके से टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से करते हो इस चीज़ को। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएगा। समझ गए। अब हमें निकालना है कि 6th क्लास में 20% स्टूडेंट्स हैं, 7th में 35%, 8th में 15%, 9th में 18%, 10th में 12%, और टोटल किसका है 2200 है हमारे पास। टोटल स्टूडेंट कितने 2200। ठीक है, तो 20% का वो 2200 का 20% निकाल लो, 6th के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। 35% निकाल लो 2200 का, 7th के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। अब इसको जल्दी कैसे करना है ये आपको डिपेंड करता है, क्योंकि भाई परसेंटेज अब निकालना फटाफट, जितनी जल्दी से निकालोगे उतनी जल्दी हमारा सेट हो जाएगा, मतलब टेबल बन जाएगी, फिर सॉल्व करना रह जाएगा बस क्वेश्चन को। ठीक है, तो बाई 20 का इसका 20% निकालेंगे तो 44 हो जाएगा, यानी 440।
इसका निकालेंगे 35 दूनी 70, यानी कि 35 दूनी 70 हो गया तो 700, और 35 दूनी 70 770 हो गया। 15 दूनी 30 और फिर 15 दूनी 30 330 हो गया। 18 दूनी 36 यानी 360, फिर 18 दूनी 36 यानी 396 हो गया। अब 18 दूनी 36 360, फिर यहाँ पे जब गुणा करें 18 दूनी 36, अब 360 सॉरी 360 में 36 जोड़ दो तो यानी 90, 30 जोड़ दो तो फिर 6 जोड़ 96, इस तरीके से, ठीक है। फिर 12 दूनी 24 240, फिर 12 दूनी 24 224 सॉरी 240 में अगर हम 24 जोड़ेंगे 40 50 60 62 सॉरी 264, ठीक है, हो गया। ये तो इस तरीके से करना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको निकालने में ही पूरा टाइम निकाल देते हैं कि 35% 2200 का कितना होगा, 15% 2200 कितना होगा। इस तरीके जैसे मैंने निकाला स्पीड से, उस तरीके से निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसकी हैबिट आप लोगों को डालनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसमें स्पीड हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई ट्रिक बता दो कैसे जल्दी जल्दी करना है, भाई ये चीज़ तो आनी ही चाहिए। जाहिर सी बात है, इसका 22 का दोगुना करना पड़ेगा हम लोगों को। 44 होता है, लिख लिया 440। अब मैंने एकदम 440 की बोल दिया, जब ये खुद 2200 है तो अब भाई 444 आ रहा है तो वो 4400 तो होगा नहीं, और 40 भी नहीं होगा, तो 440 ही होगा, है ना। अब ये 35 दूनी 70 होता है, यानी 35 दूनी 70 यानी 700, फिर 35 दूनी 70, इसका अंदर 70 और जोड़ दो 770 हो जाएगा। अभी 15 दूनी 30 यानी 300, फिर 15 दूनी 30 यानी 330 हो जाएगा। तो ये तरीका होता है, ठीक है, कैसे हम ईजी बना सकते हैं अपने माइंड में याद करके, ठीक है, समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है पहला, अब हमें ग्राफ से मतलब नहीं है, अब हमें टेबल बन गया, हम इसी से मतलब रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है, या उसमें दिखा देता हूँ, फ़ोन में भी दिखा देता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6th एंड क्लास 9th टुगेदर, यानी एक साथ जोड़ना है, इज़ वाट परसेंट मोर देन, यानी अधिक पूछ रहा है, वाट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, यानी क्लास 10th में जो स्टूडेंट्स हैं तो क्लास 6th और 9th का कितना परसेंट है, ठीक है। नहीं सॉरी, क्लास 6th और 9th में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक मिलाकर क्लास 10th का कितना परसेंट है, यानी कितना अधिक परसेंट है, ठीक है, यही पूछा। देखो क्लास 6th और क्लास 9th में विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो क्लास 6th और क्लास 9th में कितने हैं, क्लास 6th 13, क्लास 9th 13, इन दोनों को जोड़ेंगे, और क्लास 10th में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना परसेंट है, तो क्लास 10th में इतने हैं। अब ये पूछना है कि अधिक कितना है, तो इसका हम परसेंटेज निकाल देंगे, इसको नीचे रखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से हम नहीं करेंगे। देखो मैंने सिखाया यही है कि 6th और 9th को जोड़ो, जो आएगा लिख दिया, ठीक है, जो भी आया लिख दिया, इसको हम बटे में डालेंगे 264, अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ऊपर आ जाएगा, और गुणा 100, ठीक है, मतलब इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखा, अब 264 में से जो डिफरेंस होगा वो यहाँ लिख देंगे और परसेंटेज निकाल देंगे, आ जाएगा। ये तरीका मैंने सिखाया है, ठीक है, लेकिन हर जगह इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, देखो हमें यहाँ परसेंटेज वैल्यू दे रखी है और ये नंबर्स भी दे रखे हैं स्टूडेंट्स के टोटल, ठीक है, लेकिन हम परसेंटेज से निकालेंगे, परसेंटेज से ज़्यादा ईजी होगा। यहाँ पे जोड़ना घटाना थोड़ा सा 1-2 सेकंड या 5 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, यहाँ पे ईजी हो जाएगा। कैसे, क्लास 6th में देखो 20% है, क्लास 9th में 18, 20 और 18 38, ठीक है, और क्लास 10th में 12, ये 10th का है और ये 6th और 9th का है जोड़ के, ठीक है, ये 10th का है। चलो तो 38 और 12, अभी पूछा है कि 38 12 का कितना परसेंट अधिक है। जब अधिक या कम होता है तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखते हैं और जिससे पूछा है वो नीचे लिखते हैं, और जब अधिक या कम नहीं पूछा होता है, केवल ये पूछा होता है कि कितना परसेंट है, तो इसको ऊपर लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं जिससे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ अधिक पूछा है तो 38 में से अगर 12 घटा दे 6 और वो 26 हो जाएगा ना, 26/12, ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट है। हमारे मेथड में 100 का कोई काम नहीं होता है, हम इसी से निकाल देंगे, या तो इसको काट लो 13/6 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं कि 12 का 26 यानी 12 का 2 गुना करेंगे तो 24 आएगा, यानी कि 12 खुद में तो 100% है ही, 24 वो सॉरी 12, ठीक है, खुद में तो 100% है, लेकिन इसका हम 2 गुना कर दें तो 200% कितना हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सब माइंड में करना है, बहुत ईजी है ये, ठीक है। फिर भी समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नए जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो 200% 24 हो गया, हमें चाहिए 26, ठीक है। तो अब 200% जब 24 से हमें चाहिए 26 का मतलब हम ये पता है कि 200 से ऊपर जाएगा आंसर, नीचे तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक चीज़ दिखाऊँ, 200 से ऊपर 215 125 कट गया, ये नहीं होगा आंसर, 316 भी कट गया, क्योंकि 3 गुना भी नहीं हो सकता ना, 12 3 36, ये तो 26 है, 3 गुना भी नहीं होगा, तो 216 और 215 में चेक करते हैं, ठीक है। चलिए
अब इसका 200% है, 216 और 215 आंसर में, यानी 10% और निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका 10% कितना होगा 1.2, तो इसमें 210% हो जाएगा। 24 में अगर हम 1.2 और जोड़ें तो 210% हो जाएगा, तो जोड़ दो, यहाँ पे लिख दो, कितना हो जाएगा ये 24 25.2। ठीक है, अभी 210% हो गया। अब 5% और निकाल के चेक कर लेते हैं। जब 10% हमारा 1.2 है तो इसका 5% कितना होगा, यानी कि 215% कितना हो जाएगा 5%, इसका आधा कितना होगा 0.6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 25.8, ये हो गया हमारा, यानी कि 215 से थोड़ा सा आगे जाना है हमें। अब आप क्या करोगे, 215 से थोड़ा सा आगे जाना है तो अब आंसर लगा दोगे 215.33%। ठीक है, लेकिन ये भी तो चेक करो 216 भी एकदम एग्जैक्ट है, मतलब बहुत ही करीब है। तो हम क्या करेंगे 1% निकाल के देखेंगे, तो इसका 1% कितना होगा 0.1212। ठीक है, यानी कि 12 इसका 12 का 1% कितना हुआ 0.12 हुआ 0.12। तो इसमें हम 0.12 जोड़ देंगे, 0.12 जोड़ देंगे, हाँ 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 0.25, यानी 25.92, और हमें चाहिए 26। तो ये 0.12 क्या जोड़ा हम लोगों ने, 215 में 1% जोड़ा ना, 216% हो गया। तो 200 ये वो जो 0.12 है ये 1% है, तो 215 में 1% जोड़ दिया, ये देखो तो ये आ गया 25.92। ठीक है, 25.92, यहीं 216 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो कौन सा आंसर होगा हमारा 216 होगा। कुछ बच्चे गलती कर देते कि यार 215 से थोड़ा सा आगे है तो ये 215.33 होगा, लेकिन ये तो देखो ये बहुत छोटा नंबर है। अब इसके आसपास हमें दे रखा है 1% 216, तो उसे चेक करना जरूरी है। ठीक है, जब ज़्यादा अंतर होता है तब नहीं चेक करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर था इसलिए चेक करना जरूरी था। समझ गए आप लोग। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा। ठीक है, चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। इफ़ इन क्लास 6th द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज 6:5, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6th इज 50 less than that of the total number of girls in class 7th, then find the ratio of the total number of boys in class 6th and to class 7th। ठीक है, क्लास 6th और 7th में जो लड़कों का रेशियो है वो निकालना है। ठीक है, चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। यदि क्लास 6th में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 6:5 है तथा क्लास 6th में लड़कियों की कुल संख्या क्लास 7th में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, तो क्लास 6th में लड़कों की कुल संख्या का क्लास 7th में लड़कों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि क्या क्लास 6 क्लास 7 ये सब पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, दिमाग से निकल गया, ऊपर से चला गया, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करते हैं चलो मैं बता रहा हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जो जो कहता जा रहा है वो करते जाओ चुपचाप। ठीक है, पहला बोला यदि क्लास 6th में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 6:5 है, तो भाई चुपचाप यहाँ पे आओ कॉपी पर। और पहली बात तो देखो इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा, अगर मैं तो उसमें पेन चलाने वाला हूँ नहीं। मुझे बोला कि क्लास 6 और क्लास 6 में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 6:5 है, यानी कि टोटल 11 है। तो टोटल लड़के कितने हैं क्लास 6 में, अरे हमने टेबल तो बना रखी, सॉरी टेबल ये बना रखी। ठीक है, तो क्लास 6 और ये बोल रहा है देखो 6:5 है ना लड़का लड़कियाँ, तो ये टोटल कितना 11 टोटल क्लास 6 में 11 444, यानी कि एक 11 यूनिट का मान 444 है, तो 1 यूनिट का मान 400 आ जाएगा। तो यहाँ लड़कियाँ हो जाएंगी हमारी, लड़के हो जाएंगे 6 चौक 24 240, लड़कियाँ हो जाएंगी 200। तो हमें बस इतना लिखना है क्लास 6 में लड़के और लड़कियाँ का 240 और 200, इतना काम करना है। ठीक है, ये पूरा माइंड में करा मैंने। ठीक है, इस तरीके से आपको भी करना है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, शुरुआत है हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या बोला है 6, हाँ क्लास 6 की बात हो रही है, करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, इनका अनुपात दे रखा है 6:5, क्वेश्चन में दिया ये देखो क्लास 6 की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन दे 6:5, टोटल कितने हमारे पास 11। अब इन 11 का मान कितना है हमारे पास, अरे हाँ 444, क्योंकि हमने ऊपर देखा भी टेबल में क्लास 6 में टोटल 444 है, सॉरी 440। ठीक है, हाँ तो जब 11 यूनिट का मान 440 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 11 से भाग कर दो, 11 चौक 44 यानी 400 होगा। तो 1 यूनिट का मान 400 है, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा 6 चौक 24 240। 5 यूनिट का मान कितना होगा 5 चौक 20 यानी 200। ठीक है, तो लड़का और लड़कियों का यूनिट रेशियो ये आ गया। ठीक है, टोटल क्लास 6 में लड़के कितने 240, टोटल लड़कियाँ कितनी है 200। अब आगे क्या कह रहा है ये पता करो। यहाँ तक हो गया हमारा। तथा क्लास 6 में लड़कियों की कुल संख्या, क्लास 6 में लड़कियों की कुल संख्या, इसकी बात हो रही 200 की। क्लास 6 में लड़कियों की कुल संख्या क्लास 7th में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, यानी कि
अब एक क्लास 7th भी है जिसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, इनका कोई अनुपात होगा। तो इसमें बोल रहा है कि हाँ, क्लास 7th में जो लड़कियां हैं, क्लास 6th में लड़कियों की कुल संख्या, यानी कि 200 की बात हो रही है। क्लास 6th में लड़कियों की कुल संख्या क्लास 7th में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, यानी कि ये वाला 200 क्लास 6 में जो लड़कियां हैं और क्लास 7th में जो लड़कियां हैं, तो क्लास 6 वाली लड़कियां क्लास 7th वाली लड़कियों से 50 कम है। यानी कि जब ये वाला इससे 50 कम है तो ये कितना होगा, 250 होगा, ये होगा 250। अब देखो ये 50 कम है ना इससे, ये 50 इससे कम है, मतलब सॉरी ये वाला 50 कम है इससे, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन में बोला है तो हमने लिख दिया भाई, जब ये 50 कम है तो जाहिर सी बात है जब ये 200 है तो ये 250 होगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात थी, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, तो क्लास 6 में लड़कों की कुल संख्या, अब बात हुई 240, तो क्लास 6 में लड़कों की कुल संख्या और क्लास 7th में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात, यानी इससे इसका और इसका अनुपात निकालना है। तो ये तो 240 हमें पता है, ये नहीं पता हमें। तो जब हमें ये दे रखा है लड़के और लड़कियाँ दे रखी हैं 250, तो हमें टोटल कितना दे रखा है क्लास 7th में, ये चेक कर लो। क्लास 7th में टोटल दे रखा है 770। और लड़कियाँ जिसमें से लड़कियाँ 250 हैं, तो 770 में से 250 घटा दो, लड़के आ जाएंगे। तो 70 में से 50 गया 20, यानी 70 में से 50 गया 20 और 520, तो लड़के आ गए हमारे पास 520। अब वो इसका और इसका रेशियो पूछ रहा है, तो 240 रेशियो 520, 0 से 0 कट गया, इसे काट लो, ये हो जाएगा 12, और ये 2 दूनी 4, 2 6 12, फिर से काट लो 6 और 13, ये हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत हो टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, डाउट आके पूछ लेना, ठीक है। चलिए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। 6:13 देखो 4th आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया तो हमारा हो गया, ठीक है ना। समझ में आया? कोई भी डाउट हुआ या कहीं पे भी कोई डाउट हो सीधा टेलीग्राम पे आओ पूछ लो, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बोला है कि इफ़ इन 2020 द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब अच्छा ये 2020 को लिखा है, 2020 की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें जो ये टेबल दे रखी है ना, ये 2019 की है, ऊपर क्वेश्चन में लिखा था, ठीक है। अभी दिखा भी दूंगा, ये जो पूरा डेटा है 2019 का है, ठीक है। ध्यान से थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इफ़ इन 2020 यानी कि यदि 2020 में द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 एंड क्लास 7 इज इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है। तो पहले हम इतना काम कर लेते हैं, अच्छा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 10% ईच एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th इज डिक्रीज बाय 20%, देन व्हाट इज द difference between the total number of students in class 6th and 7th together in 2020 that of the total number of students in class 8th in 2020, ठीक है, यानी 2020। तो पूछ क्या रहेगा, हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ मैं, अब हिंदी में इसको हटाओ, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। यदि 2020 में क्लास 6th और क्लास 7th में छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि हुई है, ठीक है, और क्लास 8th में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी हुई है, तो 2020 में क्लास 6 और क्लास 7 में कुल छात्रों की कुल संख्या और 2020 में क्लास 8 में छात्रों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है, ठीक है। इतना सा पूछ रहा है। तो अब फिर से दिमाग खराब हो गया कि यार इतना कुछ पूछ रहे, समझ में नहीं आ रहा, पहले क्या करें। तो पहले जो बोलता है पढ़ो और करते जाओ जितना समझ में आ रहा है, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है, 2020 की बात हो रही है, ठीक है। 2020 में क्लास 6 और क्लास 7 में छात्रों की कुल संख्या में 2010% वो संख्या में 10% की वृद्धि हुई है। तो पहले देखो ये 2019 में कितने थे टोटल, 2006 प्लस 7 में कितने थे टोटल, ये चेक कर लो। इसका 10% यहाँ लिख देंगे 20 में, ठीक है। 6 और 7 4 7 4 11 1100, फिर 1210, ठीक है, 1210 हो गया। अब उसने बोला कि 2019 में जो था टोटल उसका 10% 2020 में बढ़ा है ना, यानी कि इस संख्या में 10% की वृद्धि हुई है। तो इसका 10% कितना होगा, 121। तो इसमें 121 जोड़ दो, 1 3 3 1, यानी कि 1331 2020 में होगा ये। तो 2020 में 6th 7th में टोटल बच्चे कितने हैं, 1331। पहली लाइन तो हमने पूरी कर ली, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और क्लास 8th में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी हुई है। तो अब देखो 2019 में क्लास 8th में कितने लोग थे, ये चेक कर लो, कितने हैं भैया, 330 टोटल, 330 थे लोग, टोटल लोग कितने थे, 330, ठीक है।
तो उसने बोला इसमें 20% की कमी हुई है। तो इसका पहले तो देखो 10% कितना हुआ, 33। जब 10% 33 है तो 20% कितना होगा, 66। तो 33 में 66 घटा दो, क्योंकि कमी हुई है ना, यहाँ पे वृद्धि हुई थी तो जोड़ दिया हमने 10%, और यहाँ पे कमी हो रही है तो 20% की कमी हो रही है तो 20% इसमें से घटा दो, तो 20% हुआ 66। तो 330 में से 66 घटा दो। तो 330 में से जब हम 66 घटाते हैं, ये अलग है, 10 में से 6 गया 4, 12 में से 6 गया 6, बचा 2, यानी 264 आया। तो 2020 में हमारा 8th क्लास में टोटल लोग कितने हैं, 264। ठीक है, अब हमने ये लाइन यहाँ तक भी लाइन पूरी कर दी। तो अब आगे क्या कह रहा है, 2020 में क्लास 6 और क्लास 7 में कुल छात्रों की कुल संख्या यानी कि 1331। अब 1331 कितना होता है, 11 का क्यूब होता है। ठीक है, बस यहाँ पर कोई मतलब नहीं क्यूब का, लेकिन पढ़ के एकदम से याद आया तो रिकॉल कर लिया करो। ठीक है, जहाँ पे भी कुछ याद आए तो कुल छात्रों की कुल संख्या 1331 की बात कर रहा है। और 2020 में क्लास 8 में छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है, यानी 8th में ये, तो इन दोनों के बीच अंतर निकालना है हमें, बस और कुछ नहीं करना। हमने देखो एक लाइन पढ़ी, पहले ये काम करा, फिर दूसरी लाइन में ये काम करा, तीसरी लाइन में इन दोनों को माइनस करना है। अब पूरा एक साथ पढ़ के फिर करने बैठते तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि पहले क्या करें और क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से ईजी करा जाता है, समझ गए। बस इतने ही काम को फास्ट तरीके से करना था, कैलकुलेशन माइंड में करनी थी, समझ गए। इसमें कुछ ऐसा था जो माइंड में नहीं हो पाता, सब कुछ माइंड में हो जाता। ठीक है ना, चलिए इसमें से इसको घटा लो। अब 1300 में से 200 घटा लो तो बचा 1100। अब ये 31 बचा यहाँ पे, यहाँ बचा हमारा 64। तो 60 में से 30 गया तो बचा यहाँ पे 30, 4 में से 1 गया तो यहाँ बचा 2, यानी 32 बचा यहाँ पे। ठीक है, तो 32 बचा, तो 1100 में से 32 घटा लो। तो पहले 100 में से 30 घटाओ 70, 70 में से 2 घटाओ, एक मिनट यहाँ पे 3 आएगा ना, 4 में से 1 गया 3 आएगा, ये 33 होगा। ठीक है, अब 100 में से 30 घटाओ तो 70, और 70 में से 3 घटाओ 67, यानी 1067 हमारा आंसर हो जाएगा, इनका डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार कहना क्या चाह रहा है। सेकंड ऑप्शन है 1067, ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो आप लोग, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। और हाँ, ये जो डेली मैं क्वेश्चंस कराता हूँ इनकी PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, लिंक वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 8th इज x, मतलब x कोई वैल्यू है। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 9th इज x + 40। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 8th एंड क्लास 9th टुगेदर इन 306 यानी कि 306, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसको। इजी है, इतना कोई टफ नहीं है। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा पढ़ के देखो, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार, इसको साइड करते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसने बोला है क्लास 8th में लड़कों की कुल संख्या x है, मान लिया उसने। ठीक है, और क्लास 9th में लड़कों की कुल संख्या x + 40 है। यदि क्लास 8th और क्लास 9th में को मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 306 है तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब इसमें फिर से वही बात आ गई कि भाई पहले क्या करें, क्या क्या करना चाहिए, फिर से मैं वही बताऊंगा, जो जो कह रहा है वो करते चलो। क्लास 8th में लड़कों की कुल संख्या x, क्लास 8th की बात कर रहा है, 8th में लड़कों की कुल संख्या, लड़के और लड़की दोनों की बात होगी आगे चल के, तो लड़कों की कुल संख्या x है। और टोटल है कितने क्लास 8th में, ये चेक कर लो यहाँ से। क्लास 8th में टोटल कितने हैं, 330। ठीक है, 330। अब बोल रहा है कि और क्लास 9th में लड़कों की कुल संख्या x + 40। अब 9th की बात कर लेते हैं, पहले टोटल लिख लेते हैं। यहाँ पे भी लड़के कितने हैं, x + 40, और टोटल कितने हैं, x है, x + 40। ठीक है, टोटल कितने 9th में, 396, 396। ठीक है, तो अब हमसे आगे क्या बोला है, यदि क्लास 8th और क्लास 9th को मिलाकर, यानी कि क्लास 8th और क्लास 9th को मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 306 है, इन दोनों को मिलाकर 306 है। ठीक है, ये बोला हमें साफ साफ, लेकिन हमें ये तो पता नहीं कि इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पे लड़कियों की संख्या दोनों जगह पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ से तो पता चल सकता है ना, जब लड़के x हैं और लड़कियाँ, वो टोटल लड़के मतलब टोटल स्टूडेंट 330 हैं, जिसमें से लड़के x हैं, तो लड़के क्या होगा, 330 में से x घटा दो, 330 - x, ये लड़कियाँ आ गई हमारी इसकी।
अब टोटल 396 नाइन्थ क्लास में, और लड़के हैं x+40, यानी कि x+40 अगर हम 396 में से घटा देंगे तो लड़की आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके यहाँ थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ। 396 माइनस एक्स प्लस, सॉरी ये जब ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, -40, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 40 इसमें से पहले माइनस करेंगे। जब 40 इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 356 माइनस एक्स, यानी कि ये लड़कियों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 356 माइनस एक्स, ये लड़कियाँ हो गई हमारी, ये लड़कों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या, दिख रहा है। अब इसने बोला कि 8th 9th को जोड़कर 306 है, तो 8th की संख्या लिखो प्लस ये लिखो और 306, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। 8th का कितना है, 330 माइनस एक्स प्लस 9th का ये रहा 356 माइनस एक्स बराबर 306, ठीक है। माइनस एक्स माइनस का 2x हो जाएगा, ये दोनों के जुड़ जाएंगे आपस में, 600 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 600 5 3 8 680 686 हो जाएगा, लो, ठीक है, 686 हो गया। अब 686 माइनस 2x बराबर 306, इसको उधर ले जाओ, ये माइनस का हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का तो इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस का तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 386 माइनस 306 बराबर 2x, 300 गया, 300 बचा हमारे पास, फिर 6 चला गया, 380 बचा हमारे पास, 2x 2 से काट लो, 190 बराबर x, और x की वैल्यू हमसे पूछा है कि कुल संख्या 306 है, तो x का मान ज्ञात करो। x की वैल्यू आ गई 190, ये दिख रहा है। अब क्वेश्चन में देख लो, एक बार चेक कर लो, पहला ही ऑप्शन हमारा 190, पहला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला था कि 8th की जो लड़कों की संख्या है वो x है, 9th में लड़कों की संख्या x+40 है, ठीक है। और हमें पता है कि हमारे पास जो टेबल है उसमें क्या दे रखा है, 8th और 9th का हमें टोटल दे रखा है। तो 8th में टोटल लड़के दे रखे, टोटल स्टूडेंट्स दे रखे थे 330, 9th में दे रखे थे 396, तो हमें लड़के दे रखे थे, लड़के 8th में क्या है x, तो टोटल में से हम लड़के घटा देंगे, लड़के आ जाएगा, तो 330 में से -x कर दिया। अब टोटल में से हमने लड़के घटा दिए तो इतना आ गया हमारा, यहाँ मैंने सॉल्व करके दिखाया 396 माइनस एक्स। अब ये देखो जब माइनस कैसे हो गया, ये वाला कुछ लोगों को डाउट हो रहा है कि माइनस कैसे हो गया। देखो अभी क्या था, ये ऐसा था ब्रैकेट के अंदर था, क्योंकि जब यार हमें इसे ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, जब माइनस हम करते हैं तो माइनस गुणा जब करते हैं तो अंदर भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब माइनस के ये हो गया, माइनस का आ जाएगा, फिर जब इसकी गुणा माइनस प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिखा रखा है माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। यहाँ माइनस लिखेंगे और फिर 40, समझ गए आप लोग। इसको सॉल्व करके दिखाऊँ एक बार, 396 माइनस ब्रैकेट हटाओगे तो एक्स आएगा, जब ब्रैकेट हटता है तो अंदर गुणा होती है माइनस की, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस 40, ये हमारा आ गया, समझ गए। अब इसको घटाएंगे, इसमें से 40 घटाएंगे, 356 आएगा, माइनस का एक्स बचेगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, समझ गए आप लोग। चलिए ये बहुत बेसिक चीज़ थी, इसे समझाने वाली बात थी नहीं, मैंने फिर भी समझा दिया, ठीक है। चलो तो ये आया, इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब हमसे बोला था कि लड़कियों की 8th और 9th की लड़कियों की कुल संख्या 306 के बराबर है, तो हमने 8th और प्लस 9th की लड़कियाँ बराबर 306, क्वेश्चन में ऐसा बोला है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने साफ साफ बोला है कि यदि क्लास 8th और क्लास 9th को मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 306 है, तो हमने 8th और 9th को जोड़ दिया और 306 लिख दिया। अब 8th का मान यहाँ रख दिया, 9th का मान यहाँ रख दिया और 306 ये आ गया। ये 8th का मान है पूरा, ये पूरा 9th का मान है, इसे सॉल्व कर लिया, आगे हमारा 190, और यही हमसे पूछा था, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 7th and 8th टुगेदर टू दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9th and 10th टुगेदर। यानी कि वो 7th और 8th को जोड़कर और 9th और 10th को जोड़कर इनका डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। हिंदी में पता, एक बार जो यहाँ लिखा है चेक कर लेते हैं। क्लास 7th और क्लास 8th में कुल विद्यार्थियों की संख्या तथा क्लास 9th और क्लास 10th में कुल विद्यार्थियों की संख्या के बीच अंतर क्या है, ठीक है। तो आप समझ गए हम लोग इसे कैसे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा
क्या करोगे आप, 7th 8th को ये दोनों जोड़ोगे, फिर 9th 10th को ये दोनों जोड़ोगे, दोनों के बीच का अंतर निकाल दो, इसे जोड़ के घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने में हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर घटाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। हम उस तरीके से नहीं करेंगे, हम परसेंटेज का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इसको जोड़ना है तो परसेंटेज जोड़ लो, 35 15 50, और इसको जोड़ना है, इन दोनों को इससे परसेंटेज जोड़ लो, 18 20 18 12 30। अब इन्हीं दोनों को तो घटाना था हम लोगों को, इसकी वैल्यू को घटाना था, इसकी वैल्यू को घटाना था, इन दोनों की वैल्यू को घटा लो, कितना आया 20%। तो 20% निकाल लो 2200 का, हो गया परसेंटेज। पहले वो तो परसेंटेज बात ही नहीं है, 2 दूनी 22 दूनी 44 यानी 440 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको 2200 से क्यों घटाया, क्योंकि टोटल 2200 है ना, इस 50% कितना था, यहाँ पे 2200 का निकालोगे, 30% कितना है 2200 का निकालोगे, फिर दोनों को घटाओगे, यहाँ पे आ जाएगा 440 आएगा। ठीक है, तो हमने परसेंटेज को घटा के बस 2200 का निकाल दिया, इजी हो गया। 5 सेकंड लगा से निकालने में, जोड़ते तो 10 सेकंड से कम नहीं लगता, जोड़ते घटाने 12-13 सेकंड आराम से लग जाते हैं ना, तो यहाँ हमने 5 सेकंड आराम से बचा लिए। यही टेक्निक होती है और यही स्पीड होती है, मतलब सॉरी यही तरीका होता है एग्जाम में करने का, इसी से स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है, छोटी छोटी बातों को याद रखना पड़ेगा हमें, कहाँ पे किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ गए आप लोग। चलिए पहला सेट हो गया, दूसरे सेट काम करते हैं, सॉरी दूसरे सेट की ओर चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड सेट आज का। ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं हम लोग। निर्देश दे रखे हैं, डायरेक्शंस। स्टडी द फॉलोइंग लाइन चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड। ठीक है, दे रखा है कि द ग्राफ बिलो शोज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय अ शॉपकीपर ऑन डिफरेंट आर्टिकल्स। ठीक है, यानी कुछ वस्तुओं द्वारा। चलिए देखते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार, ये तो हटाओ। नीचे दिया गया ग्राफ एक दुकानदार द्वारा सभी विभिन्न वस्तुओं पर अर्जित प्रतिशत लाभ दर्शाता है। यानी जो ये ग्राफ है ना, जो ये दर्शा रहा है, यानी प्रेजेंट कर रहा है, ये परसेंटेज में वैल्यू होगी, ये कहना चाह रहा है। समझिए आप लोग, दिख रहा है ना। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये टेबल पहले ही बना ली, टेबल हमें बनानी ही पड़ेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आर्टिकल ये रहा है, यानी कि जो वस्तुएं हैं वो ये रही, ABCDEF। ठीक है, और प्रॉफिट ये रहा, देखो 0 से 5 10 15 20 25 30 तक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो 0 से 5, अब यहाँ पे लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5, जीरो वाली मत गिनना। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5, यानी कि 0 से 5 और 5 लाइन है, यानी कि एक लाइन 1% को दर्शा रही है। हम समझ गए। ठीक है, तो हमारे माइंड में सेट हो गया कि एक लाइन 1% को दर्शा रही है। ठीक है, ए क्या कर रहा है 20%, बी 25%, सी 10%, डी कितना है हमारा, ये कितना है 15 16 17 18%। ठीक है, ई कितना है हमारा 25%, एफ कितना है हमारा 10 11 12%। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेबल बना ली है, 20 25 10 18 25 12। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। अच्छा एक चीज़ बता दूं, इसमें कुछ फार्मूले यूज़ होंगे जो कि मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी बता दे रहा हूं। जब SP निकालना हो तो CP 1 प्लस या माइनस फ्रैक्शन वैल्यू, प्लस तब जब प्रॉफिट हो, माइनस तब जब लॉस हो। ठीक है, और जब MRP निकालना तब SP बराबर MRP यानी अंकित मूल्य। ठीक है, जो हमें लास्ट प्राइस होती है, जो हम प्रोडक्ट पर लिखी रहती है, मार्केट वैल्यू। ठीक है, SP बराबर MRP 1 माइनस फ्रैक्शन वैल्यू, और जो फ्रैक्शन वैल्यू है डिस्काउंट होता है, MRP में से डिस्काउंट हमेशा घटता है, हमेशा याद है, क्योंकि जो जैसे कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, MRP 1 मान लो 250 रुपये है। ठीक है, अब हमसे दुकानदार बोलता है कि 20% डिस्काउंट में मिलेगी, तो वो 250 रुपये भी तो डिस्काउंट देता है हमें, वो 250 रुपये MRP तो होती है। ठीक है, इसीलिए अब एक चीज़ बता दूँ, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा CP पर लगता है, यानी कि CP कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस जो मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो लगा है उसी पे तो प्रॉफिट मिलता है, उससे ज़्यादा जो हम अर्न करते हैं, और लॉस होता है तो उसी कीमत पे लॉस भी होता है हमें। ठीक है, एंड डिस्काउंट परसेंट हमेशा MRP में से घटता है, ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए छोटी छोटी चीज़ें नोट कर लिया करो। अब हमारा अच्छा क्वेश्चन इंग्लिश में दिखा दे रहे हैं, ये रहा, if the profit earned by the shopkeeper in article D is equal to rate 144, then the find the market price of article D, MRP निकालना अंकित मूल्य। ठीक है, if 20% डिस्काउंट वाज अलाउड, देखो डिस्काउंट भी हमें 20% दे रखा है, यानी कि इसका इस वाले फार्मूले का यूज होगा। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी में यहाँ पढ़ते हैं। चलो, यदि दुकानदार द्वारा वस्तु D पर अर्जित लाभ 144 के बराबर है, तो वस्तु D का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, जबकि हमें 20% छूट दे रखी है। ठीक है, यदि 20% छूट दी गई थी, समझ गए। चलिए तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले ये ध्यान दो, हमें दे क्या रखा है, पहले ये निकालो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के हाँ एक चीज़ और बता दूँ,
पीओ लेवल का क्वेश्चन है ये, ईजी भी नहीं है, टफ भी नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। चलो एंड कहाँ गया, हाँ हमें दे क्या रखा है, डी पर अर्जित, डी की बात हो रही है ना, डी की बात, डी पर अर्जित लाभ, डी पर अर्जित लाभ कितना है भाई, इसमें देखो डी पर हमें कितना लाभ मिला है, प्रॉफिट 18%, ठीक है 18%, और उसने बोला कि जो अर्जित लाभ 144 के बराबर है, यानी 18% बराबर है हमारा 144 के, समझ गए। जब हमें 18% 144 दे रखा है और ये प्रॉफिट है, हम जानते हैं 18% क्या है, ये प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है। जब रुपए की बात आ गई तो 144 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और जब परसेंटेज की बात तो 18% प्रॉफिट परसेंट हुआ, ठीक है। चलिए 18% जब 144 तो हम 100% यहाँ से निकाल लेंगे, 144 जब निकालते हैं तो जितने निकाल लें उतने से गुणा करते हैं, और जिसका वैल्यू दे रखा था उसको नीचे रखते हैं, ठीक है। हम जानते हैं 18 144, तो ये कितना आ गया 800, समझ गए। तो 100% 800 हो गया। अभी 100% क्या हुआ, ये हो गया सीपी हमारा, ठीक है, ये हमारा सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, 800 रुपये कॉस्ट प्राइस लगी थी, समझ गए आप लोग। और प्रॉफिट कितना हुआ हमें 18%, यानी 144, ठीक है। अब एसपी कैसे निकालेंगे हम जानते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस जितने में हमने बेचा था। जब प्रॉफिट हमारा 144 रुपये है और 800 रुपये में हमने बनाया था, तो इन दोनों को मिला के ही तो हमने सेलिंग प्राइस हुआ भाई। जब हमने इतने में बनाई थी, ठीक है, और बेचेंगे कितने में कि हमें प्रॉफिट हो, 144 का हमें प्रॉफिट हुआ, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। 144, ये कितना हो गया हमारा 944, ठीक है। तो हमें सेलिंग प्राइस 944, कॉस्ट प्राइस 800 और प्रॉफिट जो हुआ था 144, और जो हमें दे रखा 18%, ठीक है, समझ गए। अब हमें निकालनी है एमआरपी। हमने अच्छा सेलिंग प्राइस हमने क्यों निकाला, पहले 18% से सीपी निकाला, सीपी क्यों निकाला, क्योंकि सेलिंग प्राइस निकालना था, और सेलिंग प्राइस क्यों निकाला, क्योंकि हमें एमआरपी निकालनी है, जबकि हम एमआरपी का फार्मूला जानते हैं, एमआरपी निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इसीलिए तो निकाला, समझ गए। ये समझो अरिथमेटिक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, और अरिथमेटिक हार्ड लगती है ना, इसीलिए लगती है, कुछ भी कभी भी कहीं पे भी कुछ भी दे सकते हैं। चलो अब क्या करना है, हाँ एमआरपी वाला फार्मूला लगा देते हैं। एमआरपी बराबर एसपी बराबर एमआरपी 1 माइनस फ्रैक्शन वैल्यू, और फ्रैक्शन वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, डिस्काउंट दे रखा है 20%। ये जो एमआरपी वाले केस में यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू पे डिस्काउंट आता है, ठीक है, तो डिस्काउंट दे रखा हमें 20%, 20% मतलब यहाँ पे आएगा 1/5, क्योंकि 20% की वैल्यू 1/5 के बराबर होती है, ठीक है। तो इसको जब हम लिखेंगे एसपी कितना है हमारा 944, एमआरपी 1 माइनस 15, अब यहाँ पे आप 1 माइनस 1/5 की जगह आप लिख सकते थे सीधा 4/5, ठीक है। इतना तो कैलकुलेशन आई गया हो आप लोगों को, तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन करते करते इसे घटा दिया करो, ठीक है। ये गुणे में है, वो ये बटे में है, इधर जाके गुणे में होगी, और ये गुणे में है तो इधर जाके बटे में हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है 944 गुणे 5 4, ठीक है। काट लेते हैं इसको काटने के बाद हमारा शायद आ जाना चाहिए 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, और फिर हमारे पास है 4 6 24, 236, और 236 को जब 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 दूनी 10 यानी 1000, और 5 तियाँ 15 यानी 150, 6 पंजे 30, 1180 आ गया हमारा, दिख रहा है, ठीक है 1180 आ गया। हमने 5 से गुणा करी 236 को तो 1180 आएगा, ठीक है। कैसे 5 दूनी 10, 1000, 5 तियाँ 15, 150, 6 पंजे 30, जोड़ देंगे, ठीक है 1080 आ जाएगा। अब देखो 1080 हमारा आंसर में है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, 1080 नहीं 1180, 1180 सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, और हमारे यहाँ पे भी 1180 ही आया, समझ गए। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो हमने कर दिया मतलब लॉन्ग मेथड। हम पेपर में कैसे करेंगे कि जल्दी हो जाए, ठीक है, एग्जाम में हम कैसे करेंगे जल्दी हो जाए। तो एक चीज़ सीखो, एग्जाम वाली अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन की हमें दे क्या रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है, और कितनी दे रखी है वो 18%, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, वो कितना दे रखा है 20%। हमें निकालना क्या है एमआरपी, ठीक है, एमआरपी हमें निकालनी है, वो हमें नहीं पता कितनी दे रखी है, समझ गए। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज से क्या पता लगाना है, हम इसका सीपी निकाल लेते हैं। सीपी जब प्रॉफिट 18% है तो जाहिर सी बात है सीपी 100% होगा, ठीक है।
CP 100% है, प्रॉफिट 18% है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लो। सेलिंग प्राइस कितनी होगी हमारी, ये दोनों जुड़ के 118। ठीक है भाई, CP हमने 100% मान ली और प्रॉफिट हमें दे रखा 18%, तो सॉरी CP प्रॉफिट, हाँ सही है। SP हमने निकाल दिया 118%। क्यों? क्योंकि SP CP और प्रॉफिट का जोड़ होता है। ठीक है, इन दोनों को मिला के सेलिंग प्राइस बनता है, समझ गए। तो जब सेलिंग प्राइस 118% है और प्रॉफिट हमें 18% दे रखा है, तो प्रॉफिट हमें दे रखा है 144। ये क्वेश्चन में दे रखा है हम लोगों को 144 रुपये। ठीक है, तो 18% प्रॉफिट हमें दे रखा है 144, तो ये कितना गुना है इसका, 18 का कितना गुना है, 18 का 8 गुना है। ठीक है, 8 गुना है। चलिए, एंड अब बात करते हैं कि प्रॉफिट को, MRP को हम मान लेते हैं x। MRP को हमने x मान लिया। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कहाँ गया फार्मूला, मैं भूल रहा हूँ क्या, अच्छा हाँ, SP बराबर MRP। ठीक है, SP, तो SP कितना है हमारा 118, ये फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। SP कितना है 118 और बराबर फिर MRP, या MRP को हमने x मान लिया तो यहाँ पे x लिख लो। ठीक है, और कितना था 1 - 1/5 और फिर ये हो जाएगा x 4/5 गुणे 118। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 5 इधर चला जाएगा, मतलब ये 4/5 इधर चला जाएगा, तो 5 ऊपर गुणे में चला जाएगा, 4 नीचे बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो अरे यार जगह ही नहीं बची, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, 118 गुणे 5/4। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कहेंगे, हाँ ये हमारा आ गया x का मान आ गया। ठीक है, तो हमारा जो ये आ गया x का मान, ये आया हमारा 118 गुणे 5/4। अभी हमसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कट जाएगा ये। तो फार्मूले से हमने निकाल लिया था अपना वो MRP हमने x मानी थी, x का मान निकाल लिया 118 गुणे 5/4। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमें दे रखा 18% का 18% बराबर 144, तो ये 18 प्रॉफिट कितना गुना है, प्रॉफिट 18 का 8 गुना है। इसको भी हम 8 गुना कर देंगे तो 8 से गुना कर देंगे। ठीक है, MRP को भी 8 से गुना कर देंगे क्योंकि ये 18 गुना है, प्रॉफिट 18 का 8 गुना है, और यहाँ पे भी हम 8 गुना कर देंगे, तब क्या बनेगा 4 दूनी 8, 2 5 दूनी 10, तो ये 1180 आ जाएगा। देखो भाई वैल्यू आ गई। एग्जाम में इस तरीके से करना है, समझ गए। अगर मैं होता तो एग्जाम में इस तरीके से कर। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका, जैसे कि आप प्रॉफिट लॉस का अर्थमेटिक वाला चैप्टर कंप्लीट करो तो आपको समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों करा। ठीक है, हालांकि मैं समझा दिया, ये पूरा मैंने मेथड समझाया एकदम इजी तरीके से, और जो पेपर में जो मैं अप्रोच रखनी है वो ये वाली अप्रोच रखनी है। ठीक है, क्या करा हम लोगों ने, एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, हालांकि 10 मिनट से ऊपर वीडियो हो चुकी है, खैर कोई बात नहीं। प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा था 18%, जिसका मान हमें दे रखा था 144 क्वेश्चन में। ठीक है, फिर डिस्काउंट भी दे रखा है 20%। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन थी क्वेश्चन में, ये भी गिवन था, ये भी दे रखा था। ठीक है, तो CP को हमने 100% मान लिया। अब भाई जब CP और प्रॉफिट है तो इन दोनों को जोड़ कर SP आ जाएगा 118%, और ये हमें दे रखा था। MRP में निकालनी थी, MRP को हमने x मान लिया। MRP का फार्मूला क्या होता है, 118 को MRP का फार्मूला मैं दिखाया है, SP बराबर MRP और 1 माइनस फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो 118 SP हो गई, MRP हमारी x हो गई, 1 माइनस फ्रैक्शन वैल्यू डिस्काउंट वाली 20% होती है, उसका मान 105 होता है। ठीक है, सॉल्व कर लिया, इतना आ गया, इतना आ गया। फिर यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया तो x बराबर 118 गुणे 5/4 आ गया। यहाँ पे हमने लिख दिया, कहाँ यहाँ पे ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब प्रॉफिट हमारा 18%, 18 बराबर था 144, ये 8 गुना था, इसको भी हमने 8 गुना कर दिया, बस सॉल्व कर लिया, 1180 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से करा है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, आप लोग वहाँ से जुड़कर पूछ सकते हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसको इस वाले सेट का। ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो इंग्लिश में लिखा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल F इज ट्विस्ट, यानी डबल, दोगुना, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल C एंड द प्रॉफिट ऑन आर्टिकल F इज इक्वल टू रेट 156। फाइंड द प्रॉफिट ऑन इन आर्टिकल C। ठीक है, तो आर्टिकल C में कितना प्रॉफिट कमाया वो हमें निकालना है, लेकिन आर्टिकल C में प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 10%। ठीक है, तो वो तो हम बाद में निकालेंगे, पहले उसकी CP निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार, चलो इस साइड में करते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, वस्तु F का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस वस्तु C के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से दोगुना है। ठीक है, और वस्तु F पर अर्जित लाभ 156 रुपये के बराबर है, तो वस्तु C में अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए फिर, अब इसमें हमें दे क्या क्या रखा है, पहले ये सबसे पहले ये सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है बहुत से बच्चों को टफ लग रहा हो। ठीक है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं है,
प्रॉफिट लॉस पे पूरा बेस्ड है, ठीक है, इसलिए पीओ लेवल का है, ठीक है, पीओ प्री लेवल का है ये, समझ गया। अब सोच लो जब पीओ प्री लेवल ये है तो पीओ मेंस में कैसा आता होगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा लेवल होता है। और एक चीज़ और बता दूँ, अभी जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ये सब प्री लेवल के करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं सबसे पहले टेबल डीआई कराया, अब लाइन ग्राफ डीआई कर रहे हैं, फिर बार ग्राफ डीआई करेंगे, फिर कैसलेट करेंगे, और फिर रडार ग्राफ करेंगे, फिर मिसलिनियस करेंगे, ठीक है। तो मैं समझो अभी 30 से 35 क्लास में आपको प्री लेवल की लूँगा सभी टॉपिक पे, जिससे आप लोगों की सभी टॉपिक को लेकर सभी टाइप को लेकर समझ विकसित हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, उन पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोग अच्छे हो जाएंगे। फिर हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, वो है एडवांस लेवल। फिर 25 से 30 क्लासेस हम एडवांस लेवल पे लेंगे, ठीक है। 25 से 30 क्लासेस, इसका मतलब एक क्लास में अगर हम 2 सेट कराते हैं तो 25 यानी 50, यानी 50 प्लस सेट हम लोग करेंगे मेंस लेवल पे, ठीक है। और 50 प्लस सेट हम लोग कर लेते हैं प्री लेवल पे सब टाइप के, समझ गए। तो एडवांस लेवल हम लोग 25 से 30 क्लास के बाद चलेंगे, ठीक है। अभी ये मैं सोचो कि ईजी करा रहे हैं, मेंस लेवल का नहीं करा रहे हैं, ठीक है भाई। तो ईजी से चलेंगे एडवांस की ओर, 25 से 30 क्लास हम लोग ईजी लेंगे, प्री लेवल की लेंगे, उसके बाद मेंस पे एडवांस की ओर चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अब हमसे क्या कह रहा है, हाँ हमें दे रखा है कि f का क्रय मूल्य वस्तु c के क्रय मूल्य से 2 गुना है, पहले निकालेंगे उसके बाद 2 गुना करेंगे। और दे रखा है वस्तु f पर अर्जित लाभ, f ये रहा, और c की बात हो रही है, c ये रहा। f पर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज, f पर कितना प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 12%, c पर कितना दे रखा है हमें 10%, और 12% की वैल्यू हमें दे रखी है 156। तो जब 12% की वैल्यू 156 दे रखी है एफ़ के लिए, ये एफ़ के लिए बात हो रही है, तो हम 100% की निकाल लेते हैं। 156 गुणा होती है जिससे जितना निकालना उतना, और भाग होती है जितनी वैल्यू दे रखी थी। 12 से भाग कर लो इसे, कट जाएगा ये 12 से, 12 कम 12, 12 3 36, 13 से गुणा 100 है ये, 13 से गुणा कर लो, ये आ जाएगा 1300, यानी ये सी पी निकल गया भाई। प्रॉफिट से हमने निकाला 100% निकाला, सी पी निकल गया, ठीक है, जैसे भी पिछले सवाल में किया था। तो ये 1300 हमारा सी पी आ गया प्रोडक्ट एफ का, ठीक है। अब हमसे बोला क्या है, सी पी यानी क्रय मूल्य, ठीक है। वस्तु एफ का क्रय मूल्य यानी कि ये वस्तु सी के क्रय मूल्य से 2 गुना है, यानी कि ये वस्तु इसका जो सी पी होगा, यानी प्रोडक्ट सी का जो सी पी होगा इसका, वो इस वाले से आधा है, क्योंकि एफ 2 गुना है सी का, तो सी आधा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये 1300 का आधा कितना होगा 650। अब उसने बोला है 650 हमें सीपी मिल गया, सी का, सी प्रोडक्ट का सीपी मिल गया 650। उसने बोला है कि लाभ बताना है, तो सी पे लाभ कितना मिला 10%, तो 650 का 10% निकाल लो, बस लाभ आ जाएगा। 10% 650 का आ गया 65 होगा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, जाके बेसिक क्लास देख के आओ पहले, 10% निकाला मैंने सिखाया है, ठीक है। 65 हमारा आंसर है या नहीं ये चेक कर लो बस चुपचाप। 65 देखो 5वां ऑप्शन है 65, ठीक है। तो हो गया भी हमारा क्वेश्चन। कहीं पे भी कोई दिक्कत आई हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम से जुड़ के पूछ सकते हो, ठीक है। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में। इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज रेट फॉर 640 while the discount allowed in article A is 10%, then find the cost price of article A, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, हिंदी में भी एक बार पता कर लेते हैं हम। यदि वस्तु A का अंकित मूल्य 640 रुपये अंकित मूल्य, जबकि वस्तु A पर दी जाने वाली छूट 10% है, तो वस्तु A का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। पहला हमें दे क्या रखा है, अंकित मूल्य यानी MRP हमें दे रखी है, ठीक है। 2 तरीके बताता हूँ इसे करने के, एग्जाम वाला और सिंपल तरीका। MRP में दे रखी है 640 रुपये, ठीक है भाई। आर्टिकल ए की बात हो रही है, ठीक है, आर्टिकल ए की बात हो रही है, और MRP दे रखी 640, तो आर्टिकल ए का हमें डिस्काउंट वो लाभ परसेंट कितना है 20%, ठीक है। इसमें प्रॉफिट परसेंट है हमें 20%, समझ गए। तो हमें फार्मूला आता है, हम इससे और इससे एस पे निकाल सकते हैं, एस पी बराबर MRP एंड 1 माइनस FV, ये निकाल सकते हैं, ये हमारा फार्मूला है। अच्छा MRP वाला है ना, हमें एस पे निकालना, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट का परसेंट लगाएंगे। डिस्काउंट कितना दे रखा है 10%, ये भी लिख लेते हैं। डिस्काउंट परसेंट कितनी है हमारे पास 10%, ठीक है। एक ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये इस फार्मूले से हम एस पे निकाल लेंगे, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, वस्तु ए का क्रय मूल्य, ठीक है, यानी CP निकालनी है हमें, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो SP पता चल जाएगा तो CP आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि वो फार्मूला हमें आता है, ठीक है। तो इसको हम फटाफट निकाल लेते हैं।
एम आर पी कहेंगे 640, और इसमें हम 10% यानी 1/10 होगा, तो इससे जब 1 माइनस 1/10 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/10। डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। 9/10, 0 से 0 कट गया, 9 से गुणा कर लो इसको, 9 से 36 का 6, हासिल 3, 9 6 54, 57, ठीक है। तो एस पी हमारा आ गया 57, एस पी 57 रुपये आ गया। अब इससे हम निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस। सी पी हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, सी पी एंड 1 माइनस फ्रैक्शन वैल्यू और बराबर एस पी, ये तो होता है। एक मिनट हो जाए, यहाँ पे दोस्तों प्लस होगा, ठीक है, मैं भूल गया था, खैर चलो, क्योंकि सी पी वाले फार्मूले में प्लस होता है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट 20% दे रखा है, तो जब एस पी निकालेंगे हमें सी पी पता है और प्रॉफिट परसेंट पता है, तो यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला होगा, और माइनस तब होता है जब यहाँ पे लॉस दिया होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं भूल गया था, चलो। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं, ये हमारा फार्मूला है। सी पी कितना है हमारा, निकालना है। सी पी को एक्स मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 1 प्लस, और फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 20% की, 1/5 बराबर एस पी कितना है हमारा 576। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1/5 बराबर 6, 6/5, ठीक है। तो ये हो गया x गुणे 6/5 बराबर 576। इधर जाके ये गुणे में हो जाएगा, इधर जाके ये बटे में हो जाएगा, क्योंकि इधर ये गुणे में है, इधर ये बटे में है, ठीक है। इस तरफ जो चीज़ इधर से जब हम इधर ले जाते हैं किसी संख्या को, तो जो इधर अगर जैसे गुणे में है तो इधर बटे में हो जाएगी, इधर अगर बटे में है तो इधर गुणे में हो जाएगी। सेम भाई माइनस प्लस में होता है, इधर अगर माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगी, इधर अगर प्लस में तो इधर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ तो काफ़ी वैसे बेसिक चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो इधर जाने पे ये हो जाएगा, तो इसे हम लिख लेते हैं x बराबर 576 गुणे 5/6, 6 9 54 और 6 6 36, ठीक है। इसे गुणा कर लो, 96 गुणे 5 कर लो, 9 पंजे 45, 450, 9 6 पंजे 30, 480, ये हमारा आंसर आएगा। समझ गए आप लोग। इस तरीके से कर सकते हो। अगर इसे बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हो माइंड में कैलकुलेशन करके, तो ये तरीका भी अच्छा है, वरना दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है, जो हमें एग्ज़ाम में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हमसे एग्जाम में कैसे करते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये तो मैंने बता दिया सिंपल तरीके से कैसे करना है फार्मूला का यूज़ करके, ठीक है। एग्जाम में से कैसे करते हैं स्पीड तरीके से, वैसे ये भी अच्छा है स्पीड, मतलब ये भी इजी तरीके से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक तरीका और बता दे रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है हमें, वस्तु ए की बात हो रही है, और वस्तु ए में प्रॉफिट हमें अरे यार वो कहाँ गया पेज, वस्तु ए में प्रॉफिट दे रखा है 20%, ठीक है। प्रॉफिट दे रखा है हमें, प्रॉफिट परसेंट 20%, और डिस्काउंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10%, ठीक है, समझ गए। और एमआरपी हमें दे रखी है, क्वेश्चन देखो, अंकित मूल्य कितना है 640, अंकित मूल्य एमआरपी होती है, ठीक है, 640, समझ गए। तो 640 का 10% निकालो और इसमें से घटा दो, क्योंकि मैंने बता रखा है एमआरपी में से डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो इसका 10% डिस्काउंट माइनस कर दो इसमें से, एमआरपी में से, तो 10% कितना हुआ 64, तो 640 में से 64 घटा दो, 10 में 4 गया 6, और फिर यहाँ पे कितना हो गया 13, 13 में से 6 गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और ये बचेगा 5, 576 एमआरपी है, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट हटाने के बाद 576 एमआरपी थी, तो 576 ये जो है ये सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा 576, समझ गए। तो जो हमारा प्रॉफिट है और ये जो सीपी, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। अब हमें ये सब कुछ दे रखा है, बस सीपी नहीं दे रखी है, ठीक है। हमें क्या प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, वाई लग रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा था 20%, और डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा था 10%, ठीक है। एमआरपी दे रखी थी 640, ये भी हमें गिवन था, ये तीनों चीज़ें हमें दे रखी थी, ठीक है। हम जानते थे कि डिस्काउंट अगर हम एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट कितने में मिलता है, ये जो एमआरपी है ये डिस्काउंट देने के बाद थी, ठीक है। एमआरपी डिस्काउंट देने के बाद इतनी थी, इसमें डिस्काउंट जुड़ा हुआ था, तो इसमें से हम जब डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 576, समझ गए। अब 576 हमें पता चल गया, बस हमें सीपी नहीं पता है, प्रॉफिट परसेंटेज भी पता है, सेलिंग प्राइस भी पता है, डिस्काउंट हमें पता है, एमआरपी पता है, ठीक है। 576 डिस्काउंट माइनस करने के बाद, समझ गए। चलिए, तो अब एक्स निकालने के लिए हमें फार्मूला अच्छे से पता है, सीपी यानी कि एक्स और 1 माइनस फ्रैक्शन वैल्यू 1 प्लस फ्रैक्शन वैल्यू बराबर एस पी, ये होता है फार्मूला होता है ये, ठीक है। इस फार्मूले में सारी वैल्यू रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स हमें निकालना है यानी सी पी,
और 1 प्लस फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे हम लगाएंगे 1/5, क्योंकि प्रॉफिट हमें 20% है, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, बराबर SP 576। इसको x गुणे 6/5 बराबर 576, इधर कर दो 576 गुणे 5/6, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पर 480 आएगा सॉल्व करने के बाद। अब देखो ये इतना सा करने पे बस ये हमें कैलकुलेशन करनी थी, ये फास्ट होगा या फिर पहले ये पूरा निकालने के बाद तब हम यहाँ पे आएंगे, ये फास्ट होगा, दोनों हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें हमें 576 निकालना पड़ा। यहाँ पे क्या करा हमने 10% तुरंत घटा दिया, आगे 576, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया तब जाके 576 आया, यहाँ पे तुरंत माइंड में घटा के 576 आ गया, 576 का तुरंत हमने फार्मूला यूज़ किया, तुरंत ये निकाल दिया। ठीक है, ये वाला थोड़ा फास्ट है, इसको आप अपना सकते हो। समझ में, अगर ये वाला समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा फिर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, इन आर्टिकल ई की बात हो रही है। ठीक है, ये रहा ई हमारा, इसमें 25% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इन आर्टिकल ई एन एडिशनल 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस वाज पेड बाय द सेलर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी परिवहन आने जाने में जो खर्चा लगा, विच इज इक्वल टू रेट 120, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ई। समझ गए आप लोग? चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। वस्तु ई में विक्रेता द्वारा परिवहन के लिए क्रय मूल्य का अतिरिक्त 20% भुगतान किया गया, जो 120 रुपये के बराबर है, यानी 20% 120 रुपये के बराबर है। तो वस्तु ई का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना, यानी सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करना। तो इसे अब साइड में करते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए अब हमें दे क्या क्या रखा है पहले ये चेक कर लो। बात हो रही है प्रोडक्ट ई की, जिसमें हमें प्रॉफिट दे रखा है, कितना प्रॉफिट दे रखा है हमें 25%। ठीक है, एंड अब हम बात करें कि हमें और क्या दे रखा है, क्रय मूल्य अतिरिक्त यानी ट्रांसपोर्ट चार्ज, इसे ट्रांसपोर्ट चार्ज निकाल लेते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखो, ट्रांसपोर्ट चार्ज इसका मतलब है कि अभी ये जो उसकी कॉस्ट प्राइस मान, अगर हम 100 रुपये मान लेते हैं, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज यानी कि उसमें हम जोड़ेंगे 20%, तो 20 यानी 120 हो जाएगा। तो जो 120 होगा वो हमारा टोटल होगा। कहने का मतलब है कि किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस मान लो 100 रुपये है, ठीक है, और 20% उसमें आने जाने का खर्चा लगा, तो 100 का 20% कितना हुआ, 120, मतलब 20 हुआ, तो 100 में जोड़ दो, तो ये जो 120 आया ये हमारा टोटल यानी कि नेट सीपी हो गया 120। ठीक है, अब 120 का 25% वो हमारा लाभ होगा, फिर हम उसे जोड़ देंगे, जो आएगा इसके अंदर वो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए फिर मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ थोड़ा सा। मान लो हमने कोई प्रोडक्ट लिया दिल्ली, हमने कोई दिल्ली से प्रोडक्ट लेके आए, अपने यहाँ आके बेच रहे हैं। तो हम जब प्रोडक्ट लेके आए, हमने 100 रुपये का प्रोडक्ट लिया दिल्ली से, अब हम जो लेके आए और गए, आने जाने का जो खर्चा था हमारा, वो मान लो 20% हुआ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट चार्ज। तो भाई अगर हम 100 में लाए तो 100 में थोड़ी बेचेंगे हम लाकर, क्योंकि आने जाने का खर्चा है तो हम घाटे में चले जाएंगे। 100 रुपये का लेके आए हम, आने जाने का 20% लगा यानी कि 20 रुपये, तो 100 में 20 रुपये जोड़ देंगे यानी 120। तो हमारा जो नेट जो पूरा प्रोडक्ट बनाने में लगा, बनाने का मतलब है कि आने जाने में या फिर लेके आए, तो प्रोडक्ट की जो हमें पड़ी, हमें जो कीमत पड़ी वो पड़ी 120 रुपये। 20 रुपये हमारा आने जाने का खर्चा, 100 रुपये मैंने ख़रीदा, तो हम 120 में तो बेचेंगे नहीं, 120 में बेचेंगे तो हमें फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है, हम तो उतने के उतने ही पर रह जाएंगे, तो हमें प्रॉफिट में बेचेंगे, तो वो प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, 25%। समझ गए? तो मान लो कोई सीपी है किसी प्रोडक्ट का जो कि 100 रुपये है, 100% है अपने आप में। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट चार्ज हमारा 20%। समझ गए? तो हमारा जो नेट सीपी होगा, नेट सीपी ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। समझ गए? सीपी 100%, ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा 20%, तो ये 100 का 20% कितना हुआ, 20। तो इसको सीपी को और ट्रांसपोर्ट चार्ज को जोड़ देंगे यानी कि वो 120 हो जाएगा। समझ गए? तो नेट अब हमारा ये हो गया सीपी, टोटल जो उसकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो ये है 120। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई जब, और हाँ एक चीज़ और, 20% हमें कितना दे रखा है, 20% हमें 20% की वैल्यू दे रखी है 120। ठीक है, 20% बराबर है 120 के। तो हमारा जो टोटल 120 आया ये नेट कॉस्ट प्राइस, तो 120 हमें मिला, मतलब हमें प्रोडक्ट पड़ा 120 रुपये का, 25% हमें डिस्काउंट हो रहा है। ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें पता चला टेबल से कि ई के प्रोडक्ट पर 25% हमें डिस्काउंट हो रहा है, मतलब वो सॉरी प्रॉफिट हो रहा है। तो 120 का 25% कितना हुआ, यहाँ पर निकाल लो। पहली बात तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, 25% यानी कि 120 गुणे 1/4, 4 3 12, 30।
तो हमें 30 रुपये का इस जो 120 रुपये की हमारी प्रोडक्ट की कीमत थी उस पर हमें 30 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो 30 रुपये का फ़ायदा हुआ, इसका मतलब जो नेट कॉस्ट प्राइस है 120 और जो फ़ायदा हुआ 30, इन दोनों को मिला के बना सेलिंग प्राइस। यानी हमने 150 में बेचा। इसका मतलब भाई 120 का हमें पड़ा था हमने, और 30 रुपये का फ़ायदा हुआ, तभी तो 150 का बेचा। ठीक है, कोई चीज़ हमने 150 में बेची और बनाई थी 120 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 30%, जो कि 25% के बराबर है। ठीक है, अब 150 का हमें वो निकालना है कि विक्रय मूल्य। ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस यही है, विक्रय मूल्य। तो ये अभी हमारा टोटल नहीं निकला, ये तो हमने परसेंटेज में निकाला 150। 100% था, 20% था, फिर ये टोटल 120% हुआ, फिर 25% में ये था। हमने ये तो अनुमान लगाया है ना, तो 150 के आसपास आएगा। लेकिन हमें 20% का मान दे रखा है 120, तो ये कितने गुना है? ये है 6 गुना। 20 छिंग 120, तो इसको भी 6 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा हमारा? 15 छिंग 90 यानी 900। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? ये रेशियो मेथड होता है, ये वाला जो मेथड है ना, ये रेशियो मेथड है, ये हमें आना चाहिए, क्योंकि DI में हम यही लगाएंगे तब हमारी स्पीड बढ़ेगी। समझ गए आप लोग? अगर समझ में नहीं आया तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हो आप, मैं बार बार एक ही बात को कह रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए, तो ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं हम लोग। अच्छा ये नहीं, ये वाला है। तो 12% डिस्काउंट वाज अलाउड ऑन आर्टिकल बी विच इज इक्वल टू रेट टू 140, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज इफ़ नो डिस्काउंट इज अलाउड इन आर्टिकल बी। ठीक है, यानी कि वस्तु बी पर, हिंदी में पढ़ लेते हैं, वस्तु बी पर 12% की छूट दी गई जो 240 रुपये के बराबर है। यदि वस्तु बी पर कोई छूट नहीं दी गई तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए फिर हमें पहली बात तो आर्टिकल बी की बात हो रही है ना। ठीक है, आर्टिकल बी की बात हो रही है, तो इसमें क्या क्या है? CP होगा, प्रॉफिट होगा, परसेंटेज होगा, एंड SP भी होगा, एंड डिस्काउंट भी बोला है। डिस्काउंट कितना बोला है बाद में लिखेंगे, MRP भी बोला है। ठीक है, चलिए तो हमें प्रॉफिट कितना है? पहले बी में देखो प्रॉफिट कितना है हमें। बी में प्रॉफिट 25%। ठीक है, 25% लिख लो। तो अगर CP को हम 100 मानते हैं तो SP कितना हो जाएगा? जब प्रॉफिट 25% है तो 100 का 25% कितना हुआ? 25। तो 100 और 25 125। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन के लिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तभी आप समझ पाओगे अच्छे से। हालांकि मैं कोशिश पूरी की है कि समझा दूं, मतलब अरिथमेटिकल चैप्टर जिससे नहीं आता है उसे भी मैं समझाने की कोशिश पूरी करी है। लेकिन जो छोटे मोटे डाउट होंगे ना कि ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट लॉस का जो कॉन्सेप्ट है ना अरिथमेटिक में चैप्टर, उसको आप अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके पूरे मामला क्लियर होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और ये रेशियो मेथड है। ठीक है, तो 100 इसको हमने मान लिया CP को, और प्रॉफिट परसेंटेज देखा 25%, SP हो जाएगी हमारी 125। भाई जब CP हमारी 100 है कॉस्ट प्राइस और 25% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, को हमें ग्राफ में दे रखा था, हमने टेबल बनाई थी। ठीक है, बी वाला। तो जब 25% हो रहा है 100 पे, तो 100 का 25% 25 हुआ, तो CP और प्रॉफिट 25 मिला के 125 सेलिंग प्राइस। ठीक है, बन गया। तो अब डिस्काउंट हमें कितना दे रखा? 12%। MRP पूछ रहा है, तो MRP हमें पूछ रहा है, डिस्काउंट दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट से हम MRP निकाल लेंगे। MRP को X मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या था फार्मूला? हाँ, X1 माइनस 12% को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को अगर 3 से काटेंगे, 4 से काट लेते हैं, 4 3 12, तो 3/25 हो जाएगा। 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। ठीक है, एंड क्या था? हाँ, 125 सेलिंग प्राइस 125। ठीक है, यहाँ ये फार्मूला था, फार्मूला यूज़ करके हमने ये करा है। ठीक है, एक है ये। अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 में 3 गया 22, यानी कि X गुणे 22/25 बराबर 125। इधर ले जाएंगे इन दोनों चीज़ों को, X बराबर हो जाएगा 125 गुणे 25/22। तो MRP हमारी आ गई 125 गुणे 25/22। ये हमारी MRP आ गई यहाँ पर। ठीक है, इसका मान आ गया हमारा। चलो साइड में कर लो इसको। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस 100 है, MRP 125 गुणे 25/25 है, अरे यार 22 है। ठीक है, ये 22 है। ये रेशियो मेथड है ना, तो इन दोनों को रेशियो में लिख लेते हैं, जिससे कि हमें ये CP का रियल प्राइस पता चल जाएगा। CP रेशियो MRP लिख लो इसको, इसे 100 लिख लो, और ये हो जाएगा 125 गुणे 25/22। इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, 25 से काटो, 25 चौका 100। अच्छा ये कटेगा क्यों? ये देखो
CP बटे MRP। रेशियो को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो CP का मान लिख दो 100, MRP का मान लिख दो 125 गुणे 25 बटे 22, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 22 बटे 125 गुणे 25। इसीलिए अब देखो ये कटेगा ना इससे, इसलिए मैं यहाँ पे काट रहा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें माइंड में होती हैं, समझ में आ गया। फिर भी मैंने बता दिया ताकि कोई डाउट ना रह जाए आपका। ठीक है, चलिए तो 25 से काट लो, 25 चौका 100, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी। क्यों होगी गुणा, ये देखो 25 से काटेंगे 4, 4 की 22 से गुणा होगी, देखो 4 की 22 से कर रहा हूँ मैं गुणा, तो ये कितना हो जाएगा CP 88, तो ये कितना हो जाएगा 125। CP आ गया हमारा 88, MRP आ गया हमारा नया MRP 125, ये आ गया। ठीक है, अब CP 88, MRP 125, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, CP और 125। CP अब तुम कहोगे 100 था, इसी से निकाल लेते, ये तो हमने माना था ना 100, CP था थोड़ी, ये तो हमने CP माना था 100 मान लिया, 25% दिया था, CP 125 हो गया, वो SP 125 हो गया, डिस्काउंट 12% दिया था, MRP हमने ये निकाली थी। ठीक है, तो इस ये हमने माना हुआ मान था हमारा कि 100 मान लिया हमने। तो ये वाला जब हमें X का मान पता चला MRP का, तो MRP और CP को रेशियो में रख के, क्योंकि रेशियो मेथड है, CP रेशियो MRP, यहाँ से हमने जब सॉल्व किया तो 88 और 125, ये रियल MRP है और रियल CP है। ठीक है, समझ गए। चलिए तो अब हाँ CP है MRP है, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का होता है हाँ लाभ कितना हुआ, इसमें इन दोनों में से लाभ कितना हुआ, ये MRP इतने में बेचा हमने, इतना का बनाया था, तो लाभ कितना हुआ हमारा 88, 12, 25, 27, 37 हो गया। 37 बटे इससे हमें लाभ निकालना है, तो 88 से निकालेंगे ना, हाँ सही है, क्योंकि ये हमारी कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस नीचे होती है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे कॉस्ट प्राइस गुणे 100, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारी ये थी और लाभ प्रतिशत, वो लाभ प्रतिशत यानी लाभ, तो लाभ हमें 88 का हमने बनाया था, ये जो कॉस्ट प्राइस 88 है, मतलब हमें बनाने में लगा 88 और बेचा हमने 125 में, तो दोनों को लाभ हो गया 37। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने के बाद ये हमारा हो जाएगा, पहले ऑप्शन में देख लेते हैं परसेंटेज क्या क्या दे रखी है, 40, 42, 20, 28, 18। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसका 50% निकालते हैं, 50% हो जाएगा 44। ठीक है, 88 का 50% 44, तो हमें जो लाना 37, तो 10% और माइनस कर लो, इसका 10% कितना हो जाएगा 8.8 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका 10% माइनस कर रहे हैं, ठीक है 10% यहाँ पे माइनस कर रहे हैं हम, तो 0.0, तो 8.8 हो जाएगा, 8.8 मान 10 में से 8 गया 2, और 13 में से 8 गया तो 5, और यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी 35.2 आ गया हमारा, 40% आ गया ये। ठीक है, 50% इसका 88 का 50% निकाला 44, और 10% इसमें से फिर माइनस कर दिया, तो 88 का 10% था 8.8, 44 में से 8.8 घटा दिया, तो 35.2 आ गया 40%। जब 40% 35.2 आ गया, और हमें लाना 37, यानी 35 से थोड़ा सा ऊपर, जो 40% जो ऊपर होगा भाई हमारा आंसर होगा। चेक कर लो, इसमें 40 नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, और 28 भी 18 भी, एक ही ऑप्शन बनता है 42, तो सेकंड आंसर हो जाएगा, 42% हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, ठीक है ना। तो ये था हमारे आज के दोनों सेट, आई होप आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, एंड प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, और अब तक इतना समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है DI के लिए। ठीक है, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये चैप्टर, और एवरेज, ये सभी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है DI के लिए। अभी तो मेंस लेवल हम कराएंगे नहीं, अभी तो सिर्फ प्री लेवल चल रहा है। 20 कम से कम 30 से 35 क्लास तक प्री लेवल ही चलेगा, क्योंकि सारे जितने भी टाइप हैं DI के, उनकी 5-5, 6-6 क्लासेस लूँगा मैं। ठीक है, उसके बाद एडवांस लेवल करेंगे, और वो एडवांस लेवल सारे के सारे 20-25 दिन एडवांस लेवल ही चलेगा। ठीक है, इस बैच से आपका DI मैं बढ़िया कर दूँगा पूरी, मतलब क्योंकि मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, आप लोगों को भी देना पड़ेगा। मैं जो DI करा रहा हूँ, अब इस वाले टॉपिक को ना, जैसे आज दोनों सेट कराए, इन दोनों सेट को 2 से 3 से कम से कम 3 से 4 बार करना ही करना। इस और जो लास्ट वाला सेट है, इसे भी करना, रटना नहीं है आप लोगों को, समझना है। ठीक है, समझ के करना, रटो तो फ़ायदा क्या है, अगले सेट में पर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, उसमें क्वेश्चन का टाइप बदल देगा, फिर आपका दिक्कत हो जाएगी। समझ गए। तो चलिए दोस्तों, एंड एक चीज़ और बता दूँ, इनइक्वालिटी का 1 शॉट आने वाला है, कल तो नहीं, परसों चेक करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, थोड़ा सा रह गया है।
चलो फिर मतलब आ जाएगा इनइक्वालिटी, इस वीक में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।